आज निधि स्टोरी बॉक्स में बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ और यह एक हास्यपूर्ण कहानी है जिस कहानी में मुख्य पात्र को यह विश्वास ही ना हो कि वह बीमार है और मजबूर होकर वह सोचने लगता है कि उसकी याददाश्त गायब हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। बड़ी मज़ेदार कहानी निधि स्टोरी बॉक्स में। न्यू मार्केट में स्थित कालीचरण की पुस्तकों की दुकान पर विपिन चौधरी नियम से जाते थे। उस दिन उन्हें विचित्र सी अनुभूति हुई कि कोई व्यक्ति उन्हें टकटकी लगाए देख रहा है। वह आदमी भी बड़ा चकित था कि विपिन बापू उसे पहचान नहीं रहे हैं। उसने विपिन बापू को बताया कि 1958 में उनकी रांची यात्रा में एक सप्ताह तक वह उनके साथ था। विपिन बाबू ने सोचा कि यह व्यक्ति जो खुद का नाम परिमल घोष बताता है गलती कर रहा है। मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। उन्होंने यह बात उससे कही, पर घोष ने उनकी ओर अविश्वास से देखा। घोष चौधरी को भ्रमित करता है। घोष जोर से हंसा। उसने उनकी रांची यात्रा में घटी हुई सभी घटनाओं को विस्तारपूर्वक बता दिया। उसने चौधरी को बताया कि कैसे हुड में उनके घुटने में चोट लगी थी। तब घोष ने ही उनकी सहायता की थी। उन दिनों मिस्टर दिनेश मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति भी रांची में था। अब घोष को निश्चय था कि चौधरी उसे जानते थे। चौधरी किराए के एक बंगले में रुके थे, जबकि वह मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ रुका था। उसने चौधरी को यह भी याद दिलाया कि सैर सपाटे के लिए जाते हुए वे सदा पुस्तकों का थैला अपने साथ रखते थे। अब विपिन बाबू ने घोष से पूछा कि यह कौन सा महीना था। घोष बाबू ने तुरंत जवाब दिया, अक्टूबर का महीना। विपिन बाबू ने जवाब दिया, अक्टूबर 1958 में तो वे कानपुर में अपने मित्र के घर गए थे। तुम्हारे साथ मैं कैसे जा सकता हूँ? घोष भी डटा रहा। उसने हार नहीं मानी। विपिन बाबू को बताया कि कैसे एक दिन उन्होंने अपने जीवन के एकाकीपन की चर्चा की थी। तब विपिन बाबू ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के बारे में और उस इकलौते भाई के बारे में जो पागल होकर मरा था बताया था। विपिन बाबू को लगा कि जब वे दुकान के बाहर निकल रहे थे तब भी घोष अविश्वास भरी नज़रों से उनकी ओर देख रहा था। विपिन बाबू के मन में शंका का बीज पनपने लगता है। अब पहली बार उनके मस्तिष्क में कुछ संदेह हुआ। क्या उनका दिमाग खराब हो रहा है? पर उन्हें तो अच्छी तरह याद था कि वे कानपुर में थे। अचानक उन्हें ख्याल आया कि वे कानपुर के अपने मेज़बान हरिदास बागची को पत्र लिखें। तभी उन्हें याद आया कि हरिदास तो कुछ सप्ताह पहले जापान जा चुका है। विपिन बाबू संदेह समाप्त करने का निश्चय करते हैं कि इस बात का तो मुझे पक्का ही पता लगाना ही होगा। विपिन बाबू ने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई और अपने दाएं घुटने पर नज़र डाली। उस पर कटने का निशान था। वह याद करना कठिन था कि कब लगा था। तब उन्हें दिनेश मुखर्जी का ख्याल आया। घोष ने बताया था कि दिनेश उस समय रांची में था। वे तुरंत ही उसके पास जाना चाहते थे, पर दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा? आखिर विपिन बाबू तो जानते थे कि वे रांची कभी गए ही नहीं। निश्चय ही दिनेश उन्हें कुछ सिरफरा समझेगा। वे यह भी जानते थे कि दिनेश कभी उनका शुभ चिंतक भी नहीं रहा था। विपिन बाबू घर आ जाते हैं। घर आकर उन्हें राहत मिलती है। भोजन के बाद एक नया उपन्यास पढ़ने में खो जाते हैं। घोष के बारे में भूल जाते हैं। अगले दिन ऑफिस पहुंचने पर सारी घटना उन्हें याद आने लगती है। लंच के ठीक पहले विपिन बाबू ने दिनेश को फ़ोन करने का निश्चय कर लेते हैं। हैरान हो गए जब जब दिनेश ने घोष की बात को सत्यापित कर दिया। विपिन बाबू तो बीमार ही पड़ गए। विपिन बाबू ने टेलीफोन के रिसीवर को पटक दिया। उनकी भूख जाती रही। लंच नहीं किया। मिस्टर मुखर्जी ने उनकी चिंताओं को केवल और बढ़ा दिया था। चुन्नीलाल उनके संदेह को पक्का करता है। विपिन बाबू पिछले 25 वर्ष से इस फर्म में काम करते थे। पहली बार वे अपने काम को लेकर बड़ा अस्वस्थ अनुभव कर रहे थे। वे काम ही नहीं कर पा रहे थे। सिर चकरा रहा था। घर आ गए। अभी 2:30 ही हुए थे। 7:30 पर उनके पास एक मुलाकाती आया जिसका नाम चुन्नी बाबू था। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल क्यों आया था। वे स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। अब चुन्नीलाल बुरे वक्त से गुजर रहा था। किसी काम के लिए सिलसिले में विपिन बाबू की सहायता चाहता था। विपिन बाबू जानते थे वे कुछ नहीं कर सकते थे और ऐसा उसे बता चुके थे। फिर भी चुन्नीलाल पीछे पड़ा रहा। अतः सबसे पहले उन्होंने यह संदेश भेजा कि कुछ सप्ताह तक वे चुन्नीलाल से नहीं मिल सकते थे। फिर कुछ याद करके जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए उससे मिलने आ गए। चुन्नीलाल से पूछा, क्या उसे 1958 में उनके रांची जाने की बात याद है? निसंदेह चुन्नीलाल को याद थी। उसने चिंता से विपिन बाबू के चेहरे की ओर देखा। इतनी अच्छी स्मरण शक्ति वाला कोई व्यक्ति इस बात को कैसे भूल सकता था?
चुन्नीलाल तो खुद उन्हें छोड़ने रेलवे स्टेशन तक गया था। उसने बिपिन बाबू के स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चिंता जताई। बिपिन बाबू ने कहा कि अवश्य अधिक मेहनत करने के कारण ऐसा हुआ होगा। उन्होंने चुन्नीलाल से कहा कि वे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले। अब बिपिन बाबू जी चले गए डॉक्टर परेश चंद्र जी के पास। उनके सामने अपनी समस्या रखी। डॉक्टर की समझ में ना आया। उसने उन्हें बताया कि उनका मामला असाधारण था। उन्हें रांची की अपनी यात्रा के अतिरिक्त सब कुछ याद था, फिर भी किसी कारणवश उन्हें विश्वास था कि वे वहां गए हैं। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वे रांची जाएं, शायद उस स्थान को देखकर उन्हें अपनी यात्रा की याद आ जाए। अब विपिन बाबू निकलते हैं रांची के लिए। डॉक्टर की सलाह मानकर रांची पहुँच तो गए। अब रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उन्हें एक बात का विश्वास हो गया था। वह यह थी कि वे वहां कभी नहीं गए थे। शहर का चक्कर लगाया, निश्चय किया कि हुड्रू की यात्रा भी करके देख लिया जाए। वहां गए। उस दिन दोपहर बाद 5 बजे 2 गुजराती भद्र पुरुषों ने उनको देखा। वे पानी के पास एक गोल चट्टान के निकट हुड्रू में मूर्छित पड़े थे। होश आने पर उनके पहले शब्द थे, मैं खत्म हो गया है, अब कोई आशा नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल कलकत्ता वापस आ गए। वे टूट चुके थे। विपिन बाबू सोच रहे थे कि क्या उनका अंत किसी पागल खाने में होगा। उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन किया और आने के लिए कहा। उस दिन बर्फ़ की एक थैली को सिर पर बांधे वे सोने के लिए गए। तब उन्हें एक लिफाफा मिला। उन्होंने तुरंत ही पत्र पढ़ा। यह चुन्नीलाल का था। इस पत्र में पहले तो विपिन बाबू से कोई सहायता न मिलने पर चुन्नीलाल ने अपनी नाराज़गी जताई थी। फिर उसने विपिन बाबू को साफ साफ लिखा था कि उनकी स्मरण शक्ति ठीक थी। उनके रूखे व्यवहार का बदला लेने के लिए यह उसकी योजना थी। फिर उसने विपिन चौधरी को यह बताया कि उसने किस प्रकार उससे मजाक किया। उसने वैसा मिस्टर घोष और दिनेश मुखर्जी से मिलकर किया था। अब विपिन बाबू को यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में उनकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। जब डॉक्टर चंद्रा आया तो विपिन बाबू ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि रांची के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही उन्हें सब कुछ याद आ गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसा दर्द विनाशक के लिए बुलाया था। रांची में गिरने के कारण उनके कूल्हे में दर्द हो रहा था। मज़ेदार कहानी।